Hello, good morning friends and welcome to today's session The History of English Literature. Dear friends, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में रेस्टोरेशन एज। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज का टाइम 1660 से 1700 तक का टाइम माना जाता है। इस एज को द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी पुकारा गया है क्योंकि इस समय के सबसे महत्वपूर्ण राइटर जॉन ड्राइडन थे और जॉन ड्राइडन की वजह से इस एज को द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से पुकारा गया है। और यह एज 1700 ईस्वी में समाप्त होता है और 1700 में ही ड्राइडन की मृत्यु भी होती है। और यही वह दौर है जब इंग्लैंड में नियो क्लासिकल पीरियड स्टार्ट हो चुका था, अर्थात कह सकते हैं नियो क्लासिकल एज 1660 में स्टार्ट होता है और इसका टाइम 1660 से 1785 तक का टाइम माना जाता है। जबकि बात की जाए रेस्टोरेशन एज तो रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक का टाइम माना जाता है और एज ऑफ ड्राइडन सेम इसी पीरियड को कहा जाता है। और इस समय के महत्वपूर्ण वर्क क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसी हुई हैं, सोशल वर्क कैसे रहे हैं, तो आइए इस सब को समझते हैं। तो सबसे पहले इस समय के हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है यह वीडियो हमारा हिस्ट्री पे बेस्ड है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस समय के हिस्ट्री को। जैसा कि आपको पता है कि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी, अर्थात चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। और चार्ल्स फर्स्ट 1649 में उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसका पुत्र चार्ल्स सेकेंड शासन करना चाहता था, लेकिन एक अच्छा शासक न होने की वजह से सिविल वार भी स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण उसको इंग्लैंड से भगा दिया जाता है। अर्थात चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड को छोड़ करके, सिविल वार जब समाप्त होता है तो छोड़ करके चला जाता है फ्रांस, और फ्रांस उसका ननिहाल था, अर्थात फ्रांस उसकी मदर का प्लेस था, बर्थ प्लेस था, फ्रांस रहने लगता है। और यहाँ पर 1649 से लेकर 1660 तक प्यूरिटन लोग शासन करते हैं और प्यूरिटन के एक अच्छा लीडर मिला था जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। और 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र 1658 से 1660 तक शासन करता है, लेकिन एक बेहतरीन शासन नहीं था, एक अच्छा शासन नहीं था। यहाँ की प्रजा परेशान हो गई थी और परेशान होने के कारण एक बार फिर से इंग्लैंड की प्रजा चाह रही थी कि इंग्लैंड की गद्दी पे चार्ल्स फर्स्ट के पुत्र चार्ल्स सेकेंड को बुलाया जाए, वो भी शासन करने के लिए। इस तरह से चार्ल्स सेकेंड को 1660 में बुलाया जाता है। और इस समय 1660 से पहले अर्थात 1649 से 1660 तक प्यूरिटन लोग शासन कर रहे थे। और प्यूरिटन की कमी क्या थी कि बात बात में वो रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते थे, अर्थात उनके जुबान पे गॉड का नाम रहता था, यानी वर्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कार्य ज़्यादा नहीं होते थे, उनके लिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण गॉड हुआ करता था। तो इस तरह से वहाँ की पब्लिक परेशान हो गई थी और चार्ल्स सेकेंड को इनवाइट करती है इंग्लैंड पर शासन करने के लिए, जिसके कारण चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड पर शासन करने के लिए फ्रांस से एक सेना लेता है और उस सेना ले करके 1660 ईस्वी में इंग्लैंड पर अटैक करता है और चार्ल्स प्यूरिटन के विरुद्ध अर्थात प्यूरिटन को हरा देता है और उसकी विजय हासिल होती है। जब विजय हासिल हो जाती है तो यहाँ का शासक बन जाता है। इस तरह से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हो जाता है। तो चार्ल्स सेकेंड ने 1660 ईस्वी में किसको हराया था? प्यूरिटन को। और प्यूरिटन को जब हराया तो जितने भी प्यूरिटन थे, चाहे प्यूरिटन वो शासक रहे हो, चाहे प्यूरिटन लेखक या राइटर्स रहे हो, सबको माफ़ कर दिया जाता है। और उस समय एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम रहता है एमनेस्टी एक्ट। ये कब लाया जाता है? तो 1660 में। और इसके तहत जितने भी लिटरेरी पर्सन रहे हों, चाहे शासक रहे हो, चाहे प्यूरिटन के मानने वाले लोग रहे हों,
सबको माफ़ कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत, और एक बार फिर से इंग्लैंड की गद्दी पे चार्ल्स सेकेंड शासन करना प्रारंभ करता है और एक बेहतरीन शासन करता है। जैसा कि आपको पता है कि चार्ल्स सेकेंड के अंदर बहुत सी कला थी, वो एक अच्छा शासक था, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि चार्ल्स सेकेंड के पास कोई लेजिटिमेट सन नहीं था। अर्थात ये भी क्वेश्चन था कि चार्ल्स सेकेंड के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर कौन शासन करेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन ही था। तो आइए, चार्ल्स फर्स्ट को तो हम लोगों ने समझ लिया कि चार्ल्स फर्स्ट के 2 पुत्र थे, चार्ल्स सेकेंड और जेम्स सेकेंड। अब चार्ल्स सेकेंड के बाद जो इंग्लैंड की गद्दी पे रूल करेंगे वो होंगे जेम्स सेकेंड। तो चार्ल्स सेकेंड से जुड़े कुछ और फैक्ट को देखते हैं। 1660 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठ जाते हैं चार्ल्स सेकेंड, शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो इनका शासन 1685 तक चलता है और 1685 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके डेथ के बाद इनका भाई जेम्स सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है और 1685 से 1688 तक मात्र 3 वर्षों तक, यानी लगभग 3 वर्षों तक शासन करते हैं। और इनका शासन बेहतरीन नहीं था क्योंकि ये कैथोलिक थे, और जैसा कि आपको पता है कि चार्ल्स सेकेंड भी कैथोलिक थे, लेकिन इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण से चार्ल्स सेकेंड को प्रोटेस्टेंट रिलीजन को एक्सेप्ट करना पड़ा। अर्थात कह सकते हैं चार्ल्स सेकेंड कैथोलिक भी थे और मानने के लिए प्रोटेस्टेंट रिलीजन मानते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ जो यानी इंग्लैंड पे प्रोटेस्टेंट को मानने वाले सबसे ज़्यादा थे। लेकिन जब 1685 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका भाई जेम्स सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करना प्रारंभ करता है, तो ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन को अधिक महत्व देता है। इसलिए जैसे ही इंग्लैंड की गद्दी पर ये बैठा, जितने भी प्रोटेस्टेंट पर्सन थे, अच्छे अच्छे पद पे थे, उनको हटाता है और उनको हटाने के बाद कैथोलिक लोगों को गद्दी पर स्थापित करने लगता है, अच्छे अच्छे पद पर बैठाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ की प्रजा, यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। और एक बार फिर से इंग्लैंड के लोग 1688 ईस्वी में क्वीन मैरी और दूसरी पुत्री का नाम था क्वीन एनी, और जो क्वीन मैरी है इसके हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, और विलियम ऑफ ऑरेंज को इनवाइट किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो चार्ल्स सेकेंड था, इसका दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को 1688 में इनवाइट किया जाता है कि आप इंग्लैंड पर अटैक कीजिए और जेम्स सेकेंड को हराइए और आकर के यहाँ का आप शासक बन जाइए। तो इस तरह से जब पत्र मिलता है विलियम ऑफ ऑरेंज को, तो तुरंत इंग्लैंड पर अटैक कर देता है, अटैक करता है तो उसकी विजय होती है इस तरह से। और जो अटैक करता है, जो 1688 में जो विलियम ऑफ ऑरेंज अटैक करता है मैरी के साथ जेम्स सेकेंड पे, तो जेम्स सेकेंड इतना चालाक था, ये जान गया था कि मुझे डिफीट, हार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस तरह से ये भाग जाता है, फिर यानी फ्रांस भाग जाता है। इस तरह से ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में एक भी ब्लड नहीं बहता है, यानी किसी भी व्यक्ति का संहार नहीं होता है। अर्थात इसको कहा गया है इंग्लिश रिवॉल्यूशन, या फिर कहा गया है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, या फिर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अर्थात कह सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रांति होती है कि उस समय एक भी ब्लड नहीं बहता है, जिसके कारण से इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया है। इसको मेंशन भी कर दिया गया होगा। तो इस तरह से 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज क्वीन मैरी शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो एक इंग्लैंड पे जैसे ये शासन करना प्रारंभ करते हैं 1688 में, तो उस समय एक अच्छा शासन चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस समय जो फ्रांस कंट्री थी, फ्रांस का जो लुई 14वां था, अर्थात लुई 14th, ये एक पत्र लिखता है या मैसेज भेजता है कि जो इंग्लैंड है वो फ्रांस के अधीन है, अर्थात आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से जो
विलियम ऑफ ऑरेंज है उसको मना कर देता है। 1694 में मैरी की डेथ हो जाती है और इस तरह से 1688 से 1694 तक विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी मिलकर शासन करते हैं इंग्लैंड पे। लेकिन जब 94 में डेथ हो जाती है तो विलियम ऑफ ऑरेंज 1702 तक अकेले शासन करता है और 1702 में इनकी नेचुरली डेथ होती है। उसके बाद इनकी दूसरी पुत्री क्वीन एनी ये शासन करना प्रारंभ करती। तो यहाँ से एक नया एज, एक नया पीरियड स्टार्ट होगा जिसको हम लोग अगस्तन एज के नाम से जानते हैं या और भी नाम से भी पुकारा जाता है। तो आज हम लोगों ने रेस्टोरेशन एज में महत्वपूर्ण किंग को देखा। कौन कौन से किंग है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 1660 में चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पे बैठते हैं 1660 से 1685 तक। फिर 1685 में जेम्स सेकेंड आते हैं जो चार्ल्स सेकेंड के भाई थे और ये शासन करना प्रारंभ करते हैं 1688 तक। 1688 में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होता है जिसके कारण से इनको फ्रांस भागना पड़ता है और 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज और क्वीन मैरी शासन करते हैं और दोनों का शासन चलता है 1702 तक। लेकिन 1694 में क्वीन मैरी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री को देखा